हेलो फ्रेंड्स, हमने अब तक 3 क्लासों में जो सीखा, पहले जरा उसके बारे में बताऊं, फिर उसके बाद आगे बढ़ूं। हमने अब तक 3 क्लासों में सीखा था। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। हमने ये एक फॉर्मेट सीखा था। जिसमें हमने देखा था सबसे पहले यहां कौन सा नेट प्रॉफिट आता है, फिर इसके अलावा हमने देखा था यहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। इसके अलावा हमने यहां देखा था जो पार्टनर्स को देते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या किसी पार्टनर को कोई सैलरी देनी है तो सैलरी, या किसी पार्टनर को अगर कोई कमीशन देना है तो कमीशन, या अगर हमें प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा ट्रांसफर टू रिजर्व करना है तो ट्रांसफर टू रिजर्व। यहां हमने देखा था यहां बचा हुआ आता है डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट आगे शिफ्ट होता है। फिर अगर हमें इसमें से किसी पार्टनर को देना है कमीशन, फिर से तो कमीशन, या फिर से हमें ट्रांसफर टू रिजर्व करना है तो ट्रांसफर टू रिजर्व। और बाकी बचा प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ जाता है। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल या करंट अकाउंट, ये पार्टनर्स में बढ़ जाता है रेशो में। तो हमने ये फॉर्मेट देखा था। अब इस फॉर्मेट में मैंने आपसे कहा था कि मैं हर आइटम, हर चीज एक एक इंडिविजुअली करके सिखाऊंगा। इस फॉर्मेट में मैंने आपसे बोला था मैं हर आइटम एक एक चीज आपको इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से सिखाऊंगा। तो ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं कि हम क्या क्या सीख चुके हैं और क्या क्या हमें सीखने के लिए रह गया है। तो सबसे पहले ये नेट प्रॉफिट कौन सा आएगा यहां पर, इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे चुका हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होता है, इस बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट होता है, इस बारे में भी मैं आपसे बात कर चुका हूं। रही बात सैलरी, सैलरी या तो डायरेक्ट गिवन होगी या नहीं गिवन होगी, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। गिवन है तो क्या करना है, गिवन नहीं है तो क्या करना है, ये हम आज पढ़ेंगे, देखेंगे। अब सबसे मेन बात आती है कमीशन। यहां पर हमें कमीशन 2 जगह दिख रहा है, 1 और 2। तो 2 जगह कमीशन लिखने का मतलब क्या है, सेंस क्या है। भाई सबके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कमीशन ऊपर क्यों लिखा या नीचे क्यों लिखा, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज की क्लास में हमारा अगला टॉपिक पहले यही है कि हमें कमीशन को कैसे पहचानना है कि कमीशन किस पर देना है। देखो, ये जो कमीशन हम दे रहे हैं या ये जो ट्रांसफर टू रिजर्व हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये दोनों हम कैलकुलेट करते हैं डिविजिबल प्रॉफिट पे। ये दोनों हम कैलकुलेट करते हैं डिविजिबल प्रॉफिट पे। ये वाला जो कमीशन है या ये वाला जो ट्रांसफर टू रिजर्व है, ये कैलकुलेट होता है ऑन अदर आइटम अदर देन डिविजिबल प्रॉफिट। अब फॉर एग्जांपल हमें कमीशन देना है बी को नेट प्रॉफिट पे, हमें कमीशन देना है बी को नेट प्रॉफिट पे। तो भैया नेट प्रॉफिट तो यहां है, तो कमीशन इस पर कैलकुलेट होना है, ना कि इस पर। तो कमीशन इस पर कैलकुलेट होना है तो ऊपर आएगा। अब अगर हमें
कमीशन देना है बी को, हमें कमीशन देना है बी को डिविजिबल प्रॉफिट पे। अगर ये कमीशन हमें देना है डिविजिबल प्रॉफिट पे, तो क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट नीचे है तो ये कमीशन हम देंगे डिविजिबल प्रॉफिट पर। अब जैसे अगर हमें कमीशन देना है, अगर हमें कमीशन देना है सेल्स पर, तो भाई सेल वाले कमीशन का इससे तो कोई मतलब नहीं है, तो वो कमीशन आएगा ऊपर। अगर हमें कमीशन देना है परचेज पर, इससे कोई मतलब नहीं है, वो आएगा ऊपर। अगर हमें कमीशन प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन पर देना है, भाई ये सब एप्रोप्रिएशन थे और हमें कमीशन आफ्टर एप्रोप्रिएशन वाले प्रॉफिट पे देना है, यानी इन सब के बाद वाले प्रॉफिट पे, तो इन सब के बाद वाला जो प्रॉफिट है, इन सब के बाद वाला जो प्रॉफिट है वो डिविजिबल प्रॉफिट है, तो ऐसे में कमीशन आएगा नीचे। सेम अगर हम बात करें ट्रांसफर टू रिजर्व की, अब जैसे ये वाला रिजर्व जो हम बना रहे हैं, ये हम बनाएंगे नेट प्रॉफिट से। अगर हमें रिजर्व बनाना है डिविजिबल प्रॉफिट से, तो रिजर्व आएगा यहां। अगर हमें रिजर्व बनाना है नेट प्रॉफिट से, तो यहां। अगर हमें रिजर्व बनाना है डिविजिबल प्रॉफिट से, तो यहां। तो इसे एक बार लिखवाता हूं, देखो इसे कैसे देखना है। फॉर कमीशन दो स्टेप फॉलो करने हैं हमें। पहले स्टेप पे हम पहचानेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट पहचानो। अब प्रॉफिट दो है, प्रॉफिट दो है, एक नेट प्रॉफिट और एक डिविजिबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन, किसी भी एप्रोप्रिएशन से पहले वाला प्रॉफिट, दैट इज दिस वन। और डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन के बाद वाला प्रॉफिट, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं प्रॉफिट बिफोर एनी एक्सपेंस टू पार्टनर, पार्टनर को जो हम एक्सपेंस दे रहे हैं उनसे पहले वाला प्रॉफिट। इसे हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर एक्सपेंस टू पार्टनर। पार्टनर को जो भी एक्सपेंस देना उनके बाद का प्रॉफिट। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन एटसेट्रा टू पार्टनर। इसे हम बोल सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन एटसेट्रा टू पार्टनर। तो सबसे पहले स्टेप में हमें प्रॉफिट पहचानना है कि भैया नेट प्रॉफिट पे कमीशन देना है, तो क्योंकि नेट प्रॉफिट यहां है तो कमीशन या रिजर्व यहां आया। डिविजिबल प्रॉफिट पे कमीशन देना है, क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट यहां है तो डिविजिबल प्रॉफिट पे कमीशन या रिजर्व है तो वो नीचे आया। अब कमीशन अगर प्रॉफिट के अलावा किसी और पर देना है तो वो भी कहां आएगा? ऊपर। वो भी कहां आएगा? ऊपर। तो इस फॉर्मेट को दो हिस्से में बांटने के पीछे लॉजिक ही ये है कि हमें कमीशन की लैंग्वेज अगर घुमाए तो हम उसमें फंसे ना, हम उसे क्लियरली समझ सके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर स्टेप 2 में हम यहां पे पहचानेंगे फॉर्मूला। स्टेप 2 में हम यहां पहचानेंगे फॉर्मूला।
कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। देखो अगर लिखा है कमीशन ऑन प्रॉफिट, मैं ये नहीं बता रहा हूं कौन सा प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट ये वाला भी हो सकता है या प्रॉफिट ये वाला भी हो सकता है, प्रॉफिट कोई सा भी हो सकता है। कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन, बिफोर सच कमीशन। तो उस केस में जो हम फॉर्मूला लगाएंगे कमीशन का वो क्या लगाएंगे, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। अगर लिखा है कमीशन हमें कैलकुलेट करना है, कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन, तो उस केस में सेम बात, प्रॉफिट कौन सा भाई, मे भी ये वाला प्रॉफिट हो मे भी ये वाला प्रॉफिट हो, क्योंकि प्रॉफिट तो हम पहले स्टेप में पहचान चुके हैं, तो मेन बस फॉर्मूले में चेंज आएगा, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अब देखो मैं आपसे कुछ लैंग्वेज बोलता हूं, ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों से कुछ लैंग्वेज बोलता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। देखो अगर क्वेश्चन में लिखा है B is entitled to a commission of 5% on profit after interest, salary, etc. But before his commission या before such commission, तो क्योंकि प्रॉफिट है आफ्टर सैलरी इंटरेस्ट एटसेट्रा, क्योंकि प्रॉफिट है आफ्टर सैलरी इंटरेस्ट एटसेट्रा, तो हम प्रॉफिट तो चुनेंगे डिविजिबल, बट क्योंकि कमीशन देना है बिफोर हिज कमीशन या बिफोर सच कमीशन, तो हम फॉर्मूला चुनेंगे पहला वाला, हम फॉर्मूला चुनेंगे पहला वाला, दैट इज ये वाला फॉर्मूला। ऐसे ही अगर लिखा है A is entitled to a commission of 10% on net profit after such commission, तो कहीं नहीं लिखा कि जो हमें कमीशन देना है वो इंटरेस्ट के बाद देना है, सैलरी के बाद देना है, तो इसका मतलब ए को जो कमीशन देना है वो इस प्रॉफिट पे देना है, मगर ये लिखा हुआ है आफ्टर सच कमीशन, तो प्रॉफिट ये वाला, फॉर्मूला ये वाला। अब जब मैं आपको कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें मैं आपको ये केसेस बड़े आराम से धीरे धीरे स्लो स्लो करके बेटा समझाऊंगा। तो अभी तक फिर हम अगर सोचे हमने इसमें से क्या क्या देखा, किस किस का कॉन्सेप्ट देखा, तो नेट प्रॉफिट कौन सा आना है ये समझ चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ चुके हैं, सैलरी कमीशन रिजर्व का फंडा भी समझ चुके हैं बेटा। तो बचा क्या, प्रॉफिट, ये तो रेशो में बढ़ता है, ये तो रेशो में बढ़ता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप लोगों को रेशो निकालना आता है? मैं मान के चलता हूं आता है, बट फिर भी मैं एक बार रेशो को कैसे यूज करते हैं हल्का सा उसका हिंट देता हूं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हल्का सा उसका हिंट देता हूं फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बेटा। इसे आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं या मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, आप इसे नोट करें। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप इसे नोट करें। चलो
देखते हैं आगे। अब तक हमने बेसिकली ये देखा कि एज ए एप्रोप्रिएशन हम पार्टनर्स को क्या क्या देंगे। ठीक है, अब तक हमने ये देखा एज ए एप्रोप्रिएशन हम पार्टनर्स को क्या क्या देंगे, जिसमें कि सबसे पहले हमने देखा कि हमें क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तीसरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बेसिकली ये एप्रोप्रिएशन नहीं है, बट इसको लिखने के पीछे कारण क्या है कि अगर इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसे कैसे कैलकुलेट करना है भाई, मैं ये तो बताऊंगा ना। फोर्थ, सैलरी, कमीशन एटसेट्रा। बेसिकली इसे हम रेम्यूनरेशन बोल देते हैं। पांचवा, जो प्रॉफिट है वो कैसे बटेगा, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब ध्यान से सुनो कि ये कब हमें कितना देना है। देखो तो यहां दो बातें हैं। एक बात, अगर क्वेश्चन में गिवन है और क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इफ गिवन इन क्वेश्चन, तो दैट इज हम ये मानेंगे कि गिवन इन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब हुआ कि भाई वो एग्रीमेंट या वो कंडीशंस, जब ये पार्टनर्स आपस में पार्टनर बने थे तो इन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तय की होंगी, तो वो रिटन डॉक्यूमेंट जहां पर ये टर्म्स एंड कंडीशन तय थी। और दूसरा, इफ नॉट गिवन इन डीड या नॉट गिवन इन क्वेश्चन। भाई हमें तो क्वेश्चन से पता लगेगा ना कि ये पहले से डीड में गिवन है या नहीं है। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर गिवन है क्वेश्चन में तो एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार। गिवन नहीं है तो निल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर क्वेश्चन में गिवन है तो एज पर क्वेश्चन। अब गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो निल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन गिवन है अगर क्वेश्चन में तो एज पर क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 6% पर एनम के रेट से। सैलरी, कमीशन एटसेट्रा अगर क्वेश्चन में गिवन है तो एज पर क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ये भी पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। P&L डिस्ट्रीब्यूशन रेशो अगर गिवन है क्वेश्चन में तो जाहिर सी बात है एज पर क्वेश्चन, और अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इक्वली जितने पार्टनर है सब में प्रॉफिट बराबर बटेगा। अब चाहे किसी पार्टनर ने फर्म में ज्यादा पैसा लगाया हो या कम। चलो इसे ऐसे समझते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे भाई तीन पार्टनर है एबीसी, तो ए बी सी तीन पार्टनर है। अब ए ने बिजनेस में लगाए हैं 10 लाख रुपए, बी ने 2 लाख रुपए और सी ने 1 लाख रुपए। अब इन लोगों ने, क्योंकि भाई ये बहुत फास्ट, मतलब बहुत निकट दोस्त थे, तो इन्होंने कहा यार हम कौन सा एक दूसरे से बेईमानी करेंगे। इन्होंने पार्टनरशिप करी मगर डीड नहीं बनाई, दैट इज डीड में कंडीशंस नहीं लिखी। अब साल का आखिरी दिन आया तो भैया ए कहता है कि यार एक बात सुनो, लॉजिकल बात सुनो कि भैया मैंने सबसे ज्यादा पैसा लगाया बिजनेस में, तुम दोनों का तो बहुत कम पैसा है, तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए। कहता भाई तुम खुद सोचो, ए बी और सी से कहता है कि भाई साहब आप खुद सोचो
कि ये तो लॉजिकल है ना कि अगर मैं ज्यादा पैसा लगा रहा हूं तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो अब आपके हिसाब से यहां ए सही है या गलत है? देखो बेटा, अगर हम लॉजिकली कहें तो ए सही है, लेकिन जहां पर लॉ है, जहां पर लॉ है वहां पर लीगल की बात नहीं हो रही, वहां पर लॉजिक की बात नहीं होती, वहां पर लॉ की बात होती है। बेसिकली हम इन चीजों को ये भी कह सकते हैं, रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। और रूल्स जो गिवन है वो अकॉर्डिंग टू एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है। ठीक है, तो जहां पर रूल या लॉ है वहां लॉजिक नहीं है। तो बी और सी कहेंगे भैया लॉजिक का रख दो अपने पास, हमें लॉजिक नहीं पता, हमें कानून पता है कि अगर हमने पार्टनरशिप में एग्रीमेंट नहीं करा था कि हमें कितना कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए तो वो इक्वल बटेगा। तूने पैसा ज्यादा लगाया तेरी हेडिंग है, ठीक है। अगर तूने पैसा ज्यादा लगाया तेरी हेडिंग है, या तो तू पहले ही हमें बताता, पहले तय करता कि तुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। जब तूने पहले नहीं बोला तो अकॉर्डिंग टू डीड, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप रूल प्रॉफिट बटेगा बराबर। चलो जी, एक बेचारा यहां चुप हो जाता है। तो अब एक कहता है चलो यार इस बात को मैंने तुम्हारी माना, दोस्तों मेरे छोड़ो, लेकिन एक बात तो बताओ कि भैया मैंने ज्यादा पैसा लगाया है, तुम तो पैसा लगा ही नहीं, जो बहुत कम लगा रहे हो, तो यार मुझे इंटरेस्ट तो दे दो कैपिटल पे, क्योंकि मैं फालतू पैसा लगा रहा हूं, मुझे इंटरेस्ट दे दो भाई, मुझे कुछ तो दोगे फालतू, मैंने फालतू पैसा लगाया है। तो बी और सी कहते हैं फिर वही बात कर रहा है, भाई तूने डीड करी थी नहीं करी, भैया पहले ही तय करता, अब तूने पहले तय नहीं करा, हम तो जो है कानून के हिसाब से चलेंगे, हम कानून ही तोड़ेंगे। और कानून के हिसाब से, रूल के हिसाब से अगर डीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, अगर कोई डीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। बेचारा ए हम ही चुप, अब क्या करें? अच्छा, अब ऐसे ही बी है, बी ने कैपिटल से अलग, कैपिटल से अलग फर्म को 5 लाख का लोन दे रखा है, कैपिटल से अलग फर्म को 5 लाख का लोन दिया है। तो अब बी कहता है कि भैया देखो ऐसा है, मैंने, तुम लोगों ने तो केवल कैपिटल लगाई है, मैंने तो लोन लगाया है, मैंने लोन दिया फर्म को, तो भैया मुझे ब्याज दो। तो भैया अब ए और सी कहते हैं कि भैया किस बात का ब्याज, ए ने भी तो ज्यादा फालतू पैसा लगाया था, तुमने उसे ब्याज दे दिया, नहीं दे दिया, तो तुम्हें किस बात का ब्याज? तो बी कहता है भाई साहब रूल पर आ जाओ, रूल पर आ जाओ। और रूल क्या कहता है कि अगर हमने एग्रीमेंट नहीं भी करा, अगर हमने एग्रीमेंट नहीं करा तो भी 6% ब्याज का मैं हकदार हूं। तो भैया ए और सी को, बी को फर्म्स के द्वारा 6% इंटरेस्ट लोन पे देना पड़ेगा। चलो अब बात करते हैं सी की। सी बेचारा इनमें सबसे गरीब दोस्त है, तो बेचारा क्या करता है, सुबह सुबह आ जाता है दुकान पे, शोरूम पे 6 बजे, आके खुद सारी साफ सफाई करता है, सारी चीजों को तरीके से लगाता है, सबसे ज्यादा मेहनत करता है और रात के 11 बजे जाता है। ए और बी अपने नवाबों की तरह 12-1 बजे 2-3 बजे चले जाते हैं। तो सी इनसे कहता है भाई देखो तुम मेरे से इतना काम कराते हो, तुम दोनों तो कुछ करते ही नहीं, रात को आते हो आराम से, शाम को नवाबों की तरह चले जाते हो, दोपहर को आके मैं पूरा दिन लगा रहता हूँ सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक, तो भैया मुझे कुछ सैलरी वगैरह एक्स्ट्रा दो, मुझे कुछ सैलरी वगैरह एक्स्ट्रा दो। तो सेम बात फिर भी बोलता है, ये भैया असल में भी वकील है, ये कानूनी बात करता है। भी फिर बोलता है कि भैया रूल पढ़ ले, या तो पहले तय कर लेता, अब अगर तूने पहले तय नहीं करा तो भैया तू कितनी मेहनत कर, सैलरी वगैरह अलग से कुछ नहीं मिलेगी, या तो पहले तय करते, नहीं करी तो कोई सैलरी नहीं मिलेगी। अब इसी तरीके से ए कहता है चलो यार सब छोड़ो, अब बिजनेस की सेल में सबसे ज्यादा मेरे क्लाइंट आते हैं, मेरी जानकारी है, तो मुझे कम से कम कमीशन तो दे दो। फिर भी कानून दिखाता है कि भैया रूल पे आ जाओ, डीड नहीं है तो कोई कमीशन भी नहीं।
तो इन शॉर्ट अगर डीड है तो इनकी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, तो हम क्वेश्चन के अनुसार ये चीजें देंगे। अगर डीड नहीं है, हमें तो नहीं पता डीड है नहीं है, तो हम किससे पहचानेंगे? क्वेश्चन से। तो अगर क्वेश्चन में इनके बारे में इंफॉर्मेशन है तो जिसकी इंफॉर्मेशन है वो डीड में है, जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं है वो डीड में नहीं है, उनके ऊपर ये रूल लगेगा। अच्छा बेटा, आपको एक बात और बताना चाहता हूं, पार्टनरशिप में जो डिसीजंस लिए जाते हैं ना, वो एब्सोल्यूट डिसीजन होते हैं। एब्सोल्यूट मतलब वोटिंग से नहीं। अब जैसे एक बिजनेस में 20 पार्टनर है, तो 20 में से 19 पार्टनर, एक 21वां पार्टनर है मिस्टर राम, उसे एडमिट करना चाहते हैं, लेकिन केवल एक पार्टनर अटक जाता है कि राम को एडमिट नहीं करेंगे, तो भैया राम को फर्म में एडमिट नहीं करा जा सकता, क्योंकि यहां वोटिंग से डिसीजन नहीं होता, एब्सोल्यूट डिसीजन होता है। और एब्सोल्यूट डिसीजन का मतलब होता है जिस बात के लिए सारे पार्टनर मिलकर एग्री करेंगे, जिस बात के लिए सारे पार्टनर मिलकर एग्री करेंगे, वही काम पार्टनरशिप में किया जा सकता है। अगर किसी भी बात के लिए इवन एक सिंगल पार्टनर भी अपोज है, तो बेटा उस एस्पेक्ट में डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो अब मैं आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड हर एक पॉइंट के बारे में पूरी तरह क्लियर कर चुका हूं, पूरी तरीके से समझा चुका हूं। अब हमारा अगली क्लास में फोकस होगा कम से कम 4 या 5 मेन कॉम्प्रिहेंसिव बड़े क्वेश्चन करना, जिसमें हम इन चीजों को अप्लाई करना सीखेंगे। चलो बेटा, अगली क्लास में मिलते हैं।